मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम लोग आज करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और उम्मीद है कि कंप्लीट बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं मध्यकालीन भारत के बारे में समझाने में सक्षम हो पाऊँगा। तो आइए हम देखते हैं मध्यकालीन भारत में पहला हम देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। तो भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ वो अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो अरबों में आक्रमण में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो आक्रमण करने का कोशिश किया था 711 ईस्वी में किया था कोशिश, अब्देदुल्लाह नाम था। अब्देदुल्लाह ने कोशिश किया था, जो कोशिश उसका नाकाम रहा था और वो फेल्योर हो गया था। लेकिन सफल आक्रमण की बात करें तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था सफल आक्रमण? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में सफल आक्रमण हुआ था। और उस समय आप जानते हैं जो अरब आक्रमण जो हुआ था उस समय सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, और उस समय देवल पोर्ट जो था, देवल पोर्ट जो पड़ता था कराची में, उसको उसने कब्जा में अपने कर लिया था। अगर हमसे पूछे कि अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया तो अरबों ने हम लोगों को क्या दिया, तो हम लोगों को अरबों ने क्या दिया? देखिए, खजूर की खेती करना, ऊँट का पालन करना, ऊँट पालना। मानसून शब्द का प्रयोग अरबी भाषा का शब्द है, हिंदी शब्द का उपयोग। अरबों ने हम लोगों को क्या क्या दिया? तो खजूर की खेती करना अरबों से हम लोग सीखे, ऊँट पालन करना, मानसून शब्द जो है वो अरबी शब्द और हिंदी शब्द का उपयोग भी हम लोगों ने सीखा। वही अरबों ने हम लोगों से क्या सीखा? तो हम लोगों ने से सीखा, उसने चिकित्सा सीखा, दर्शन शास्त्र के बारे में जाना, नक्षत्र विज्ञान के बारे में जाना, गणित के बारे में जाना, शासन प्रबंध के बारे में जाना। ये सारा ज्ञान उसने क्या लिया? हम लोगों से लेने का काम किया। तो ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं तुर्की आक्रमण। अरब के पास हम देखते हैं तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण की जहाँ हम शुरुआत करते हैं, तो तुर्की आक्रमण जो भारत में शुरू हुआ, तो आपको पता है कि तुर्की आक्रमण प्रमुख किसके देखरेख में हुआ? तो आप जानते हैं कि महमूद गजनबी के देखरेख में तुर्की आक्रमण शुरू हुआ। महमूद गजनबी ऐसा पहला शासक था जिसने सुल्तान का उपाधि धारण किया। महमूद गजनबी ऐसा पहला शासक था जिसने कौन सा उपाधि धारण किया? सुल्तान का उपाधि धारण किया। महमूद गजनबी जो था उसने ही सुल्तान का उपाधि धारण किया, और साथ में महमूद गजनबी ने क्या किया कि हिंदुओं का नाश करने वाला अपने आप को कहता था, इसलिए उसने गाजी का उपाधि धारण किया। हिंदुओं का नाश करने वाला अपने आप को बोलता था तो गाजी का उपाधि धारण किया। मूर्तियों का नाश करने वाला कहता था, हिंदू मूर्तियों को तोड़ देता था, हिंदू भगवान के मूर्तियों को, तो हिंदू धर्म के जो भगवान हैं उनके मूर्तियों को तोड़ता था, इसका नाम बुतसिकन कहलाया। हिंदुओं का नाश करने वाला तो गाजी कहलाया। ठीक है, अच्छा, भारत में वो महमूद गजनबी जो अटैक करने आया, जो तुर्की का मुसलमान था, तुर्की आक्रमण शुरू हो चुका। हमने पहले अरब देखा, अब तुर्की देख रहे हैं। तो कहाँ से आया भारत में? खैबर दर्रा पड़ता है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से वो भारत में प्रवेश करता है। खैबर दर्रा अफ़गानिस्तान है, वहाँ से भारत में वो प्रवेश करता है। ठीक है, फिर ये देखिए उसके दरबार में दो लोग रहते थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है परीक्षा में। एक फिरदौसी रहता था जिसको पूर्व का होमर कहते हैं। फिरदौसी को क्या कहते हैं? पूर्व का होमर। और फिरदौसी की रचना शाहनामा बहुत फेमस है। फिर उसके दरबार में अलबरूनी रहता था जिसने किताबुल हिंद का रचना किया। किताबुल हिंद जिसको तहकीक हिंद भी कहते हैं। अच्छा, इसने भारत पर कितने बार अटैक किया आपको पता होगा? 6 से 17 बार अटैक किया। 16वां अटैक जो था वो सोमनाथ मंदिर पर अटैक था। 16वां अटैक उसका सोमनाथ मंदिर पर अटैक था, जिसमें उसने क्या किया कि सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। और सोमनाथ मंदिर जानते हैं गुजरात में है। ठीक है, और जब इसने सोमनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश कर रहा था, गुजरात का शासक भीम प्रथम था, उसको इसने हराने का भी काम किया। ठीक है, तो ये आपने जाना किसके बारे में? महमूद गजनबी के बारे में। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का जब भारत में एंट्री हुआ, ठीक है, तो जहाँ हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी का, तो उसने भारत पर अपना पहला अभियान 1175 से शुरू करता है। यहाँ 1173 दिया है, लेकिन कहीं कहीं 1175 से शुरू होता है। तो 1173 या 75 के आसपास उसका अभियान शुरू होता है मोहम्मद गोरी का। 1173 ही ले लीजिए। ठीक है, और वो जो है मोहम्मद गोरी जो है 1173 में शुरू करता है और 1206 तक भारत पर अपना एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी को जानते हैं कि मोहम्मद गोरी जो है तराइन का 2 युद्ध लड़ता है। पहला युद्ध 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान उसको हरा देता है बुरी तरह से मोहम्मद गोरी को, और 1192 के तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो ये 2 लड़ाई हो गया खास। और उसके बाद जो है गोरी को जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के जो ससुर जी थे, जिनका नाम था जयचंद्र था, उनके साथ 1194 में ये कौन सा युद्ध लड़ता है? चंदावर का युद्ध लड़ता है, और उसमें भी ये विजयी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबार में एक रहते थे व्यक्ति, जिनका नाम था चंद्रबड़ दाई। उन्होंने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का रचना किया था। ये काफ़ी VVI है, पृथ्वीराज रासो का रचना किया था। फिर ज़मीन का जो टुकड़ा जो दिया जाता है, इक्ता प्रथा उसको कहते हैं, इसका शुरुआत करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है।
और इसी मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में क्या करता है, गुलाम वंश का नींव डालता है। तो आइए हम जानते हैं, पहले अरब आक्रमण हम देखें, उसके बाद हम तुर्की का आक्रमण देखें, उसके बाद गुलाम वंश आ चुका है भारत में। और गुलाम वंश में हम अब जो 5 वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश में, उसमें आप ट्रिक देख लीजिए, गुलाब खिले तो सुगंध लो या सांस लो बात बराबर है। तो गुलाम वंश 1206 से 1290 अच्छे से याद कर लीजिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320। उसके बाद तुगलक वंश 2 से तुगलक वंश 1320 से 1414। उसके बाद है सुगंध लो यानी सैयद वंश 1415 से 1450। और लो से लोदी वंश 1451 से 1526। अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि मैक्सिमम शासक, ये जो 5 वंश है इसमें मैक्सिमम शासन किसने किया, तो तुगलक ने सबसे लंबा समय शासन, क्योंकि देखिए 1320 से 1414 तक शासन करता है, तो काफ़ी लंबा समय। 1320 से 1420 यानी 100 बरस में 6 बरस का में 94 बरस शासन करता है ये। और वहीं बात करें खिलजी वंश, तो सबसे कम समय यही शासन करता है खिलजी वंश, देखिए 1290 से 1320, मतलब केवल 30 बरस शासन करता है। तो ये आपने देखा पूरा का पूरा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पहला वंश गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश का संस्थापक जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो गोरी का गुलाम और दामाद दोनों है, ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक जो उसका नाम कैमुर्स है, गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, तो गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम शैम्फुद्दीन कैमुर्स है। उसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा। तो हम चलते हैं गुलाम वंश के बारे में, सल्तनत काल शुरू किया जाए, अच्छे तरह से सल्तनत काल हम लोग पढ़ने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, भारत में इस्लामिक शासन प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोलते हैं। मामलुक वंश जिसका संस्थापक हबीबुल्ला था, ठीक है, हबीबुल्ला था। तो गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। एकदम ध्यान से इस ध्यान को सुनिए, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं। भारत में इस्लामिक शासन शुरू हुआ है। तो दिल्ली में होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। तुर्क का शासन जो हुआ, पहले अरब आक्रमण, तुर्क पढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में होने वाले तुर्कों के शासन को दिल्ली सल्तनत का संज्ञा दिया गया। और 1313 से 16वीं ईस्वी शताब्दी तक उत्तरी भारत के इतिहास की साधारणतः इसी नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। हबीबुल्ला ने आरंभिक तुर्क शासन को मामलुक शासन कहा था। हम लोग देखें कि हबीबुल्ला जो है वो क्या बोला, तुर्क शासन को, आरंभिक तुर्क शासन को मामलुक शासन कहा। और मामलुक फारसी भाषा का शब्द है। मामलुक का मतलब होता है गुलाम माता पिता का स्वतंत्र संतान। मामलुक का मतलब क्या होता है, गुलाम माता पिता का स्वतंत्र संतान मतलब। अब देखिए, गुलाम वंश में कौन कौन शासन किया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, जिसमें आप सबके बारे में नहीं जानना है। कुतुबुद्दीन ऐबक वेरी मस्ट पढ़ना है, आराम सा, उसका बेकार का बेटा है, उसका कोई मतलब नहीं। हमें इल्तुतमिश के बारे में जानना है, फिर हमें रजिया के बारे में जानना है, फिर हमें नासिरुद्दीन महमूद के बारे में जानना है, बलबन के बारे में जानना है, और लास्ट तो याद रखना है ना, सैफुद्दीन कैमुर्स। इतना के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आगे चलते हैं, तो पहला शुरू करते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इधर इनका भी पीला कलर है, मेरा भी पीला कलर, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश में कब से कब था, 1206 से 1210 तक। कहिएगा, गुलाम वंश का ये संस्थापक था। चौगान खेलते समय जो पोलो बोलते हैं, वो खेलते समय गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम और दामाद दोनों था, ठीक है। और ये क्या था, लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला, ठीक है। तो 1206 में तुर्की गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बना। उसने सुल्तान का पद धारण कर मल्लिक तथा सिपाहलगार के पद से शासन किया। मतलब उसने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, एकदम भी याद रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का पद धारण नहीं किया, बल्कि मल्लिक और सिपल सलाहकार के पद से ही अपना शासन करके उसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत का नींव डाला। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये बात गलत है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक हम किसको मानेंगे, इल्तुतमिश को मानेंगे, क्योंकि दिल्ली तो कभी गया ही नहीं है। लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक है ये, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इसको काट दीजिए। उसका राज्याभिषेक लाहौर में हुआ, ठीक है, लाहौर में ही रहा, लाहौर से दिल्ली कहीं गया ही नहीं है डर से। उसने भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कहा जाता है। सही बात है, बिल्कुल है। अपनी उदारता तथा दानी स्वभाव के कारण वो लाख बख्श कहलाता है, लाखों का दान देने वाला, तथा हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते हैं, लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, और हातिम द्वितीय का उपाधि इसने लिया था, ठीक है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण का श्रेय इसी को जाता है। इसने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया और साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। और ऐबक का मकबरा कहाँ है, तो लाहौर में है। कहाँ इसका मकबरा है, तो
तो लाहौर में है। तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाने का काम किया। लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। और इसी का जानते हैं सेनापति बख्तियार खिलजी था, उसने क्या किया था, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा करके जला दिया था। चौगान खेलते हुए 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका एक संक्षिप्त रिवीजन और किया जाए। 2.5 दिन का झोपड़ा जो इसने बनाया था, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो बनाया, तो वो जो है अजमेर में वो मस्जिद पड़ता है। पहले वो संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था और ये विग्रह राज चतुर्थ जो राजा थे उनके हरिकेली नाटक में इस चीज़ का चर्चा है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में मस्जिद बनाया इसने, वो पहले संस्कृत विश्वविद्यालय होता था। हरिकेली नाटक विग्रह राज चतुर्थ की रचना, उसमें इसका चर्चा है, याद रखेंगे। कुतुब मीनार जो इसने बनाया, शुरुआत उसका कुतुबुद्दीन ऐबक किया। कुतुब मीनार का पूरा कहानी जानते हैं। कुतुब मीनार जो है 72.5 मीटर अभी ऊंचा है, 72.5, ठीक है। तो कुतुब मीनार इसने बनाया, तो शुरुआत तो ये खुद किया कुतुब मीनार का, लेकिन ये बनाते हुए ही मर जाता है। तो इस कुतुब मीनार को पूरा करने का काम इल्तुतमिश करते हैं, जो गुलामों का गुलाम कहलाते हैं। क्यों कहते हैं गुलामों को गुलाम? क्योंकि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक खुद गोरी का गुलाम है और इल्तुतमिश इसका गुलाम है। तो गुलाम का भी तो गुलाम हुआ कौन? इल्तुतमिश। तो ये गुलामों का गुलाम पूरा पर। लेकिन क्या हुआ कि आंधी आने के कारण चौथी मंजिल नष्ट हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक जो तुगलक वंश का शासक है, चौथी मंजिल बनवाया और साथ में एक 5वीं मंजिल भी बनवाने का काम किया। तो इसलिए आपको ये आपने कुतुब मीनार का पूरा कहानी समझा। शुरुआत का है तो क्या कही, कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा करवाया इल्तुतमिश। आंधी के कारण जब नष्ट हो गया तो फिरोज शाह तुगलक चौथा मंजिल कंप्लीट मतलब मरम्मत करवाया और 5वां मंजिल एक और बना दिया। अब जानते हैं शम्सुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में, जो 1210 से 1236 शासन करता है। और इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, क्योंकि ये इलबरी तुर्क था, ठीक है। और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था। कितने में खरीदा था? तांबा का जो मुद्रा होता था सल्तनत काल में, गुलाम वंश में जो तांबा का मुद्रा होता था उसको क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। 1 लाख जीतल में इल्तुतमिश को खरीदा था तथा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने का काम किया था। इसलिए इसको गुलाम भी बनाया था, अपना दामाद भी बनाया था, और गुलामों का गुलाम भी इल्तुतमिश को कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, तो देखिए यहाँ पर खुद लिखने का काम सर ने किया है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो इल्तुतमिश है, क्योंकि ये दिल्ली गया था। बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली नहीं गया था, लाहौर में ही रह गया था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। सुल्तान का उपाधि इसने धारण किया था। इससे पहले दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान का उपाधि नहीं लिया था। आपने देखा था कि मलिक सिपहलागार इसी सब उपाधि से वो रह गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया है। तो काफ़ी BBI बात है। दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने के कारण दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान व नासिर आमिर उल मोमिनीन का उपाधि धारण किया था। इसने सुल्तान का उपाधि और साथ में नासिर आमिर उल मोमिनीन का उपाधि लिया था। इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुव्यवस्थित व सुचारू चलाने के लिए 40 वफादार सरदारों का, 40 जो इसके प्रति ईमानदार लोग थे, उस 40 वफादार सरदारों का एक इसने दल बनाया, जिसको तुर्कान चिहलगामी कहते हैं। यानी 40 गुलामों का एक दल बनाया, जिसको क्या कहा जाता है? तुर्कान चिहलगामी के नाम से इसको जाना जाता है। तुर्कान चिहलगामी के नाम से जाना जाता है। 40 गुलामों का एक दल बनाया, ठीक है। लेकिन इसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बर्नी ने इसे तुर्कान चहगानी कहा था। यानी बर्नी जो है, इस 40 गुलामों का जो दल इसने बनाया था उसको तुर्कान चहगामी कौन कहा था? बर्नी ने कहा था। और इस 40 गुलामों के दल को समाप्त किसने किया? तो बलबन ने। इक्ता का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद गोरी ने किया था, किंतु इसे संस्था का रूप इल्तुतमिश ने दिया। इक्ता जो है, इक्ता जो सुनते हैं आप, सुनते हैं कि इक्ता प्रणाली हम लोग पढ़ते हैं सीधे कि इक्ता प्रणाली शुरू किया किसने? तो इल्तुतमिश। इसे इक्ता, इसे इल्तुतमिश हम पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिए जी, इक्ता का प्रयोग सबसे पहले गोरी किया था, लेकिन इसने इसको क्या किया? एक संस्था का रूप दे दिया, यानी परमानेंट कर दिया। राज्य के आगे चलते हैं। देखिए, राज्य के अधिकारियों के सैनिक के वेतन के बदले में दी जाने वाली जमीन जागीर इक्ता प्रणाली कहलाती है। राज्य में जो आप अधिकारी रखे हैं, सेना का अधिकारी, उसको मान लीजिए कि आप वेतन नहीं दे रहे हैं, तो उसके बदले ज़मीन जागीर दे रहे, इसी को इक्ता कहते हैं। इसका प्रमुख इक्तेदार कहलाता है। वो प्रथम तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए तथा टकसाल नामक सिक्कों पर लिखवाने की परंपरा शुरू की। इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का जो बनाया उसको टंका कहते हैं। तांबे का सिक्का बनाया उसको जीतल कहा गया, ठीक है।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और इसके ऊपर 3 मंजिल और बनवाई, यानी 1 मंजिल बनवा के कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, 3 मंजिल ये बनवाया तो 4 मंजिल तक बनवा दिया। और आप जानते हैं कि जब आंधी तूफान आया तो 4था मंजिल थोड़ा था ये हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, तो उसके बाद किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने चौथे को कंप्लीट किया और एक 5वां बना दिया। कुतुब मीनार का वास्तुकार फजल इब्न अबुल माली था। कौन था? कुतुब मीनार का वास्तुकार फजल इब्न अबुल माली था। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जो सल्तनत काल का प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, जो सल्तनत काल का क्या था? प्रथम मकबरा था। तो याद रखिए, जीतल होता था तांबा का मुद्रा, टका होता था चांदी का मुद्रा, और इक्ता प्रणाली इसने शुरू किया, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इल्तुतमिश का फिर एक बार फास्ट डिवीजन देखिए, तांबा का मुद्रा इसके समय जीतल कहलाया, चांदी का मुद्रा टंका कहलाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा इसने करवाया, शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। सल्तनत काल में फर्स्ट मकबरा सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाने का काम इसको जाता है। इक्ता प्रणाली इसने क्या किया? इक्ता प्रणाली जो इल्तुतमिश ने शुरू किया, लेकिन ख़त्म कौन किया? तो बलबन ख़त्म किया। तुर्कान चिहलगामी 40 गुलामों का दल बनाया, सुल्तान का उपाधि धारण किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, लाहौर से आगे निकलने का इसने काम किया। ये आपका पूरा रिवीजन रहा। कुतुब मीनार का पूरा कहानी आप जानते हैं, ठीक है। अब देखिए नासिरुद्दीन महमूद इसका दामाद था। नासिरुद्दीन महमूद जो नायब ममलियात का उपाधि धारण किया था, ठीक है। और ये नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। अब बलबन जो है नासिरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है। तो हम देख रहे हैं नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना, ठीक है, लेकिन वो क्या था? नासिरुद्दीन महमूद किसका दामाद था? बलबन का दामाद था, ठीक है। तो बलबन का दामाद था, यानी बलबन ससुर था किसका? नासिरुद्दीन महमूद का। और जानते हैं नासिरुद्दीन महमूद ऐसा शासक था जो टोपी सी करके अपना जीवन काटता था, ठीक है। अब हम जानते हैं रजिया के बारे में। तो मध्यकालीन भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम शासिका थी, क्योंकि उसके बाद भारत में कोई मुस्लिम शासिका अभी तक बनी नहीं, और इसका हत्या 1240 में कैथल में कर दिया गया। तब बलबन के बारे में जानते हैं। तब बलबन का सिंहासन पर बैठने के साथ एक शक्तिशाली केंद्रित शासन का शुरू बलबन ने किया। और बलबन क्या था? इलवरी तुर्क था। कुलीन घराने तथा प्राचीन वंशों के व्यक्तियों से अपने को संबंधित करने के कारण, देखिए खुद को बलबन बोलता था कि मैं कुलीन घराने से हूँ, साथ में बोलता था कि मैं प्राचीन वंशों के व्यक्तियों से संबंधित हूँ। इसके कारण बलबन ने प्रसिद्ध तुर्की योद्धा अफरासियाब का वंशज अपने आप को घोषित किया। बलबन बोला मैं किसका वंशज हूँ? तो उसने बोला कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। किसका वंशज हूँ? अफरासियाब का। बलबन का मुख्य कार्य था चहलगावी या तुर्की सरदारों के शक्ति को भंग करना, यानी 40 गुलामों का जो बनाया था इल्तुतमिश ने, उसको क्या किया? ख़त्म कर दिया। बलबन ने सैन्य विभाग का दीवाने अर्ज बनाया। मैं कई बार आपको रटाता हूँ, बोलता हूँ कि अर्ज है कि सेना में जाना है, और सेना में जाइएगा तो बल रहेगा तब ना। तो दीवाने अर्ज कौन बनाया? बलबन बनाया। उसने लौह और रक्त का नीति अपनाया। लौह और रक्त का नीति कौन अपनाया? बलबन अपनाया। तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने सिजदा यानी घुटने पर बैठ करके सिर झुकाना तथा पैबो सम्राट के सामने झुक करके पांव चूमने की प्रथा को आरंभ किया, जो मूलतः ईरानी और गैर इस्लामिक था, ठीक है। तो याद रखिए, तुर्की अमीरों के प्रभाव को कम करने के लिए बलबन ने क्या किया? सिजदा यानी घुटने पर बैठ करके सिर झुकाना, पैबोस सम्राट के सामने झुक करके पाँव को चूमना का प्रथा शुरू किया, जो मूलतः ईरानी और गैर इस्लामिक था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने देखा बलबन के बारे में। आप देखिए यहाँ पर सल्तनत कालीन स्थापत्य कला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, तो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कौन बनाया था? तो जानते हैं ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दिल्ली में, ठीक है। फिर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का पूरा कहानी पढ़ें। शुरू किया कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला मंजिल बनाया, 3 मंजिल इल्तुतमिश पूरा किया, और जब थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है इसके कारण, आंधी के कारण, तो उसको कंप्लीट फिरोज शाह तुगलक एक और मंजिल बना के कराता है। फिर 2.5 दिन झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पड़ता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया। कहाँ पे? अजमेर में बनाया। फिर लाल महल है, लाल महल काफ़ी भी आई है। लाल महल बलबन ने बनाया दिल्ली में। लाल महल बलबन ने कहाँ बनाया? दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा, अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाउद्दीन खिलजी, अ से अलाई दरवाज़ा, अ से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। फिर जमात खाना मस्जिद बनाया अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में।
सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश बनाया। हौज ए शमसी इल्तुतमिश, फिर से रिवीजन हो जाए, बोलिए। हौज ए शमसी या सुल्तानगढ़ी, हौज ए शमसी या सुल्तानगढ़ी, दोनों इल्तुतमिश। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली में। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। तो याद रख लेंगे जमात खाना और अलाई दरवाज़ा दोनों अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। लाल महल बलबन दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में। कुतुब मीनार समझिए गए, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं। अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश बनाया। अतारकिन का दरवाज़ा जो है नागौर राजस्थान में, अतारकिन का दरवाज़ा कौन बनाया? इल्तुतमिश। नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाज़ा कौन बनाया? इल्तुतमिश। हौज ए खास दिल्ली में बनाया अलाउद्दीन खिलजी। हौज ए खास दिल्ली में बनाया अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद जो है उसका गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक बनाया। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक बनाया। कोटला फिरोज शाह कोटला मैदान फिरोज शाह तुगलक बनाया। इसको आज अरुण जेटली स्टेडियम कहा जाता है। खान ए जहाँ तेलंगनी का मकबरा जो अष्टभुजीय है जूना शाह बनाया। काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक बनाया। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अतारकिन का दरवाज़ा कौन बनाया? बताइए आप लोग। इल्तुतमिश। हौज ए खास कौन बनाया? अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक। जहाँ पनाह नगर मोहम्मद बिन तुगलक। कोटला फिरोज शाह तुगलक। खान ए जहाँ तेलंगनी का मकबरा जूना शाह। और काली मस्जिद फिरोज शाह तुगलक बनाया। काली मस्जिद। उसने नौरोज, आगे देखते हैं, उसने नौरोज फारसी प्रथा को भी शुरू किया। बलबन ने क्या किया? नौरोज को भी शुरू किया। बलबन ने राजत्व को दैवी संस्था मानते हुए राजा को नियामते खुदा यानी ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। उसने सिक्का पर खलीफा का नाम खुदवाया। बलबन ने अपने सिक्कों पे किसका नाम खुदवाया? खलीफा का नाम खुदवाया। बाद में तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र शम्फुद्दीन कैमुर्स को सुल्तान घोषित किया। जलालुद्दीन खिलजी ने कैमुर्स की हत्या कर खिलजी राजवंश का नींव डाल दिया। जलालुद्दीन खिलजी जो है क्या किया? जलालुद्दीन खिलजी ने शम्फुद्दीन कैमुर्स का हत्या करी और खिलजी वंश का नींव डाला। अब हम लोग जानेंगे, पूरा एक बार रिवीजन हो जाए फिर से, आइए कर लिया जाए। देखिए, तो अंतिम शासक शम्फुद्दीन कैमुर्स हो गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक गुलाम वंश का शम्फुद्दीन कैमुर्स। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। फिर आपने ये देखे सिजदा प्रथा, पैबोस प्रथा, नौरोज प्रथा सब देखे तो क्या लगाना है? बलबन। रजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। कैथोल में इसका हत्या हो गया। क्या? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या था? लाखों का दान देने वाला। सिपल सलाहकार का उपाधि, मलिक का उपाधि लेके रह गया। कभी भी मतलब ये मेन उपाधि नहीं लिया। चौगान खेलते हुए मर गया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार बनवाया। ठीक है। लाहौर राजधानी में रह गया, कभी भी दिल्ली गलती से ही नहीं गया बेचारा। फिर आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। लाहौर राजधानी को दिल्ली ले गया, यानी गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। तुर्काने चिहलगामी 40 गुलामों का दल बनाया। सुल्तान का उपाधि लिया पहला, ये बेचारा सुल्तान का उपाधि नहीं लिया। कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इक्ता प्रथा को क्या किया? शुरू किया। तो ये पूरा का पूरा आपने एक क्या किया? वेरी फास्ट रिवीजन कर लिया। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, ये 6 साल तक रहा। जलालुद्दीन खिलजी ने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। किसको अपनी राजधानी बनाया? किलोखड़ी को। और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से रखा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। चूँकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी, अतः सही अर्थों में यहाँ कोई राज्य इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। ये जलालुद्दीन खिलजी बोला। किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। और इसका जो है भतीजा था, पता है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। जो उस समय क्या था? कड़ा मानिकपुर का क्या था? गवर्नर बना हुआ था। तो हम जानेंगे बाद में। तो इसने कहा कि राज्य का आधार प्रजा का समर्थन होना चाहिए। चूँकि भारत की अधिकांश जनता हिंदू थी, इसने बोला कि सही अर्थों में भारत में इस्लामिक राज्य नहीं बनाया जा सकता। देवगिरी के सफल अभियान के बाद जब अलाउद्दीन वापस आ रहा था, अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी का सफल अभियान करके जब वापस आ रहा था, सुल्तान स्वयं उससे मिलने कड़ा पहुंचा, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा के
से क्या किया, गले मिलते समय हत्या कर दिया। इसने जलालुद्दीन खिलजी का हत्या कौन कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानते हैं, 1296 से 1316, ठीक है। तो इसने देखिए अलाउद्दीन खिलजी पहले कड़ा का गवर्नर था, कड़ा मानिकपुर जो है। बचपन में वह अली गुरसप्पा कहलाता था। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में क्या कहते थे, अली गुरसप्पा। उसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था, पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि लाल महल बलबन ने बनाया था, वहीं पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। उसने सिकंदर सानी सिकंदर की उपाधि लिया था, ठीक है। तो इसने सिकंदर सानी का उपाधि लिया था, खुद को दूसरा सिकंदर कहता था, क्योंकि इसका जो जानते हैं इसका सेनापति जो मलिक काफूर था, जब वो साउथ में जा रहा था अटैक करने, साउथ में देखा कि पानी था, समुद्र था, उसको लगा जब कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा मैंने जिता दिया, तो कहा कि आप ही सिकंदर है, पूरा दुनिया ही जीत लिए, तो इसने सिकंदर सानी का उपाधि लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियान क्या है, उसने 1298 में गुजरात के रायकर्न, 1300 से 1301 में रणथंभौर के हमीर देव, 1303 में चित्तौड़ के रतन सिंह, 1305 में मालवा के महलक देव, सिवाना के शीतल देव और 1311 में जालौर के कान्हरदेव पर अटैक किया। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण राज्यों पर आक्रमण किया। वही दक्षिण में जब आक्रमण किया तो मलिक काफूर कहा जब आप पूरा दुनिया जीत गए। उसने देवगिरी पर आक्रमण करके रामचंद्र को पराजित किया और उसे रायन का उपाधि दिया, ठीक है। अच्छा, इसी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है, ठीक है। इसी के समय में मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना किसका रचना हुआ था, पद्मावत का रचना हुआ था, ठीक है। और 1000 दिनार में इसने किसको खरीदा था, 1000 दिनार में मलिक काफूर को, इसलिए मलिक काफूर को क्या कहते हैं, 1000 दिनारी। 1310 में उसने वारंगल के काकतीय शासक, 1310 में उसने क्या किया, 1310 में वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और यहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। कोहिनूर हीरा का कहानी शुरू हो चुका है। 1310 में उसने वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और यहीं से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। दक्षिण राज्यों पर आक्रमण का नेतृत्व मलिक काफूर द्वारा किया गया, ठीक है। दक्षिण राज्यों पर उसके आक्रमण का नेतृत्व कौन किया, मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीदा था, 1000 दिनारी। दक्षिण राज्यों से धन वसूला तथा उसे सल्तनत में शामिल किया गया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार, उसने धर्म को राजनीति से अलग रखा। दीवाने रियासत विभाग का स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, जो व्यापार वाणिज्य का मंत्रालय था। एकदम VVI करके याद रखिए, दीवाने रियासत, दीवाने अर्ज पढ़े थे बलबन का, दीवाने रियासत है विभाग अलाउद्दीन खिलजी का, जो व्यापार वाणिज्य मंत्रालय था। सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए उसने दाग तथा हुलिया प्रथा शुरू किया, ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा शुरू किया कि सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार न हो। उसने सेना का सीधी भर्ती किया और नगद वेतन देने की प्रथा को शुरू करने का इसने काम किया। इक्ता प्रथा जो इल्तुतमिश शुरू किया था, इसको कौन ख़त्म किया, यही ख़त्म किया। और इक्ता प्रथा देखिए, इल्तुतमिश के इक्ता प्रथा को ही ख़त्म किया। इल्तुतमिश जो 40 गुलामों को बनाया था दल, तुर्कान चहलगामी, उसको ख़त्म कौन किया, बलबन। इसने बाजार नियंत्रण शुरू किया। आज जो आप समझते हैं जो भी सेना के जवान हैं उनको कैंटीन का सामान मिलता है ना, तो कैंटीन में सस्ता सामान मिलता है। मान लीजिए भारत में सब नागरिक को सस्ता मिले तो कोई विद्रोह नहीं होगा। तो जब तक ये था कैंटीन के रेट पे जनता को खाना पीना खिलाते रहा, तो बाजार नियंत्रण शुरू किया। महंगाई हुआ है नहीं, बाजार नियंत्रण क्या है। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रमुख आर्थिक देन बाजार नियंत्रण की है। वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की नीति अमीर खुसरो की खजाइन उल फुतूह में पता चलता है। किसके बाजार का जो नीति था उसके लिए आपको अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह पढ़ना पड़ेगा। जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोशाही में देख सकते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो को आप जानते हैं कि हिंद का तोता कहते हैं। नूह सिपलहार जो है उनकी रचना है, आशिका उनकी रचना है। अलाउद्दीन, अब देखिए अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, हिंद का तोता। नूह सिपलहार, आशिका उनकी रचना है और उन्हीं की रचना खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नीति का पता चलता है। बाजार नियंत्रण से संबंधित अधिकारी दीवाने रियासत होता था, जो व्यापार वाणिज्य देखता था। देखिए दीवाने रियासत कौन बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी, जो व्यापार वाणिज्य देखने का काम करता था। सहना ए मंडी, जो मंडी प्रमुख होता था। बरीद ए मंडी, वो प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि को वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया। भूमि के पर उपज का 50% भूमि कर या खिराज के रूप में लेने की घोषणा की गई, जिसमें जाबिता महाबीबी प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जाबिता महाहत प्रणाली कहा जाता है। अब एक बार अलाउद्दीन खिलजी का पूरा रिवीजन हो जाए। अमीर खुसरो इसके दरबार में रहता था, ठीक है। इसने बाजार नियंत्रण शुरू किया।
और क्या किया, इसने अपने चाचा का हत्या किया। पहले कड़ा मानिकपुर का गवर्नर था, खुद को सिकंदर सानी कहता था। ठीक है, इक्ता प्रथा जो शुरू किया था किसने, इल्तुतमिश ने, उसको इसने ख़त्म कर दिया। दाग और हुलिया प्रथा इसने क्या किया, शुरू किया। दीवाने रियासत बनाया, सहनाए मंडी बनाया। ठीक है, बदरी मंडी बनाया। मसाहत जो था, टैक्स होता था, 50% फिक्स कर दिया। दक्षिण में इसका जो मलिक काफूर था 1000 दिनार में खरीदा था, वो दक्षिण जीतने का काम किया था। ये आपका रहा रिवीजन हो गया। तो हमने गुलाम वंश पढ़ा, ठीक है, खिलजी वंश। अब हम तुगलक वंश पढ़ेंगे, जो मैक्सिमम शासक किया था तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद उसका महान शासक होगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद हम पढ़ेंगे FST फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे तुगलक वंश में। आइए, अलाई दरवाज़ा जानते हैं दिल्ली में कौन बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी बनवाया। ठीक है, अलाई दरवाज़ा दिल्ली में कौन बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अब हम आते हैं तुगलक वंश। तो निज़ामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली में, जो है निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में था, और गयासुद्दीन तुगलक जो है वो बंगाल अभियान करके आ रहा था। तो गयासुद्दीन तुगलक जानिए, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325, 5 साल। ठीक है, तो गाजी मलिक ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह की उपाधि धारण करके सल्तनत के तीसरे राजवंश का स्थापना किया। कौन ये काम किया, गाजी मलिक ने सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके सल्तनत के तीसरे राजवंश का स्थापना किया। वो प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। देखिए, पहला सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन करवाया भारत में, गयासुद्दीन तुगलक। उसने तुगलकाबाद के नगर दुर्ग का निर्माण कराया, तुगलकाबाद में नगर दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, वो तब ये जो बंगाल अभियान करके आ रहा था, तो निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में था। निज़ामुद्दीन औलिया से इसका लफड़ा चल रहा था। इसने बोला गयासुद्दीन तुगलक ने कि मैं औलिया में आकर तुमको पीटूंगा। औलिया बोलता है जो हुनूज दिल्ली अभी दूर अस्ति, दिल्ली पहुँचोगे तब ना हमसे मारपीट करोगे, मैं दिल्ली से पहले ही तुम्हारा काम क्लियर करवा दूँगा। हो भी जाता है क्लियर। और उधर ही एक लकड़ी का बना हुआ महल लाता है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है कि उसी का योगदान था, और ये बेचारा मारा जाता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सल्तनत काल का पागल, सबसे विद्वान, रक्त पिपासु इसको कहा जाता है, सबसे शिक्षित था। जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक अंतर्विरोधक का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त पिपासु, परोपकारी, पागल कहा जाता था। निज़ामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। निज़ामुद्दीन औलिया क्या कहा था गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां, इसी जौना खां को क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वो सत्ता पर आ गया। तो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक अपने बाप को मार करके सत्ता में आया। उसके बारे में बर्नी ने तारीख़े फिरोज़शाही तथा इब्न बतूता के रेहला में जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी आपको कहाँ मिलता है, तो बर्नी के तारीख़े फिरोज़शाही में और इब्न बतूता के रेहला में इसके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, इब्न बतूता के रेहला में इसके बारे में जानकारी मिलता है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा 1342 में सुल्तान के राजदूत के हैसियत से जो इब्न बतूता था अफ्रीकी यात्री, वो कहाँ गया, चीन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी 5 योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। सुल्तान का सबसे विवादास्पद निर्णय राजधानी परिवर्तन का था। वो राजधानी को कहाँ ले गया, दिल्ली से ले गया दौलताबाद यानी देवगिरी ले गया। ठीक है, दिल्ली से ले गया दौलताबाद। ठीक है, दिल्ली राजधानी कौन ले गया था, लाहौर से इल्तुतमिश ले गया था। और लाहौर पहले राजधानी कौन बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपको पता है। सुल्तान की दूसरी परियोजना थी प्रतीक मुद्रा चलाना, टोकन करेंसी चलाना, वो भी फेलियर हो गया। राजधानी चेंज किया, वो भी फेलियर हो गया। सुल्तान की तीसरी योजना खुरासान अभियान था। कराची अभियान के तहत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना कुमायूं गढ़वाल में स्थित कराचील को जीतने के लिए भेजा था। ये सारा का सारा इसका योजना था। देखिए, यहाँ से राजधानी ले गया था देवगिरी, दौलताबाद में राजधानी ले गया था, दिल्ली से इसका फेलियर हो गया था। अंतिम परियोजना के तहत सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। दुर्भाग्यवश इसी समय अकाल पड़ गया और अधिकारियों द्वारा जबरन वसूली के कारण क्षेत्र में विद्रोह हो गया और परियोजना असफल हो गया। 2 नदी के बीच को उपजाऊ भूजू को दोआब कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं सुबह में भी। भूमि में विस्तार तथा विकास के लिए दीवाने अमीर कोही नामक विभाग का स्थापना किया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया। आइए सल्तनत काल की कुछ पुस्तकें देखते हैं। तबकाते नासिरी, ठीक है, तबकाते नासिरी पुस्तक है। तारीख़े फिरोज़शाही है। खजान ए फुतू है। ठीक है, तो तबकाते नासिरी ठीक, उसका रचना कौन किया था, मिनहाज
उल सिराज ने किया था फारसी में। तारीक़ फ़िरोज़शाही कौन किया था? ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फारसी में। ख़ज़ान ए फुतूह किया था अमीर खुसरो फारसी में। नूह सिफ़ेलहार अमीर खुसरो फारसी में। आशिका अमीर खुसरो फारसी में। तारीक़ यामनी उतबी किया था, जिसका दरबारी कवि था उतबी। कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि कौन था? उतबी। और जफ़रनामा किए थे सफ़रुद्दीन अली याज़ीद किए थे। तो ये सारा का सारा पुस्तक आप याद रखेंगे। अब आते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक। जजिया कर, इसने मतलब इसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाया, इसलिए ये फेमस है। जिसने ब्राह्मणों पे जजिया कर लगा दिया 1351 से 1388। सिंचाई पर भी इसने सिंचाई कर हक ए सर्व नाम का सिंचाई कर लगा दिया, हक ए सर्व नाम का सिंचाई कर लगा दिया। सेना को नगद वेतन के बदले भू राजस्व गाँव दिया करता था। ये निर्धनों की सहायता के लिए इसने दीवाने खैरात बनाया था। निर्धन के सहायता के लिए इसने क्या बनाया था? दीवाने खैरात। फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद आदि नगरों का स्थापना इसके समय में हुआ था। फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद नगरों का स्थापना हुआ था। उसके शासनकाल में ही मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभों को दिल्ली लाया गया था। मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभों को कहाँ लाया गया था? दिल्ली लाया गया था। दासों के संरक्षण के लिए इसने दीवाने बंदगान नाम का एक विभाग बनाया था। दीवाने खैरात बनाया था निर्धनों के लिए, दीवाने बंदगान बनाया था दासों के संरक्षण के लिए। ठीक है। अब सैयद वंश 1414 से 1451। खिरीज खां जो है सैयद वंश का संस्थापक था। तत्पश्चात मुबारक शाह उसका उत्तराधिकारी बना। अंतिम सैयद शासक शाह आलम को गद्दी से उतार करके वजीर बहलोल लोदी ने नए वंश का नींव डाला, जिसको कि लोदी वंश कहते हैं। लोदी वंश का स्थापना बहलोल लोदी 1451 से 1489। बहलोल लोदी अफ़गानिस्तान के गिलजाई कबीले की शाखा साहुखेल में पैदा हुआ था। बहलोल लोदी जो अफ़गानिस्तान के गिलजाई कबीले की शाखा साहुखेल में पैदा हुआ था। उसने जौनपुर के सरकी शासक को पराजित करके जौनपुर को पुनः सल्तनत में शामिल किया। उसके बाद है सिकंदर लोदी। लोदी वंश में उसने 1504 में आगरा नगर का निर्माण कराया। उसके बाद उसकी राजधानी को उसने आगरा ले गया। राजधानी को कहाँ ले गया? आगरा। भूमि माप के लिए उसने सिकंदरी गज बनाया और गुरुरिखी नाम से कविता लिखता था सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत आपने देख लिया। लाहौर राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था, दिल्ली ले गया था इल्तुतमिश देवगिरी ले गया था, इसको दौलताबाद बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक फिर आगरा ले गया था, राजधानी कौन? दिल्ली से। आगरा ले गया था दिल्ली से कौन? तो सिकंदर लोदी ले गया था। ये पूरा का पूरा कहानी आप समझिए। अब इब्राहिम लोदी लास्ट शासक 1517 से 1500। पानीपत के प्रथम युद्ध में तैमूर वंशी शासक बाबर के साथ हुए युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। ठीक है। और बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए तुगलकमा नीति का प्रयोग किया था। हम आप समझेंगे आगे। अब सवाल कुछ बनाइए। तुर्काने चहलगामी कौन बनाया था? तो आपको पता है तुर्काने 40 गुलामों को कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया? तो आपको पता है MBT ले गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो आपको पता है इल्तुतमिश था। क्या? इल्तुतमिश था। उसके बाद सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण सबसे पहले कौन करवाया था? तो गयासुद्दीन करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक। सिजदा पाबोस प्रथा शुरू कौन किया था? तो जानते हैं कि बलबन शुरू किया था। ये सारा सवाल आप आराम से बना सकते हैं। फिर है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और हम जानते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। पहले को बोलते हैं संगम बोलते हैं। ठीक है। संगम के बाद जो शासन किया उसको सुलूब बोलते हैं। संगम, सुलूब, उसके बाद जो शासन किया उसको तुलुब बोलते हैं। और लास्ट जो वंश था उसको बोलते हैं अराबीडू वंश बोलते हैं। अराबीडू वंश बोलते हैं। तो संगम, सुलूब, तुलुब, अराबीडू 4 वंश शासन करने का काम किया। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 5 भाइयों वाले परिवार के 2 सदस्य हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर जो है 1336 से 1351 राजधानी जो है हम्पी को बनाया था। हम्पी, हस्तिनावती भी बोलते हैं कि नींव डाली थी विजयनगर के लिए नाम से जाना जाता है। यानी विजयनगर का खंडहर अगर आपको पूछे तो कहाँ पे मिलेगा? हम्पी में मिलेगा, कर्नाटक में। फिर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो शासक हुआ 1406 से 1422। देवराय प्रथम शासक कब हुआ? 1406 से 1422 शासक हुआ। उसका नाम क्या था? देवराय प्रथम शासक हुआ। ठीक है। 1406 से कब तक हुआ बताइए? 1422। कौन शासक हुआ? देवराय प्रथम शासक हुआ। 1406 से 1422 देवराय प्रथम। तो क्या था कहानी?
देव राय ने तुंगभद्रा तथा हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया और 12 मील लंबी नहर का निर्माण करवाया। तो देव राय प्रथम ने तुंगभद्रा तथा हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया और 12 मील लंबी नहर का निर्माण करवाया। देव राय प्रथम के शासनकाल में ही इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था। देखिए देव राय प्रथम के समय आया था निकोलो कॉन्टी, तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देव राय प्रथम के समय निकोलो कॉन्टी आया था, ठीक है। तो निकोलो कॉन्टी देव राय प्रथम है। प्रथम सुबह सुबह उठ के प्रथम में क्या पीते हैं, अब टी पीते हैं ना, चाय उठते ही पहले चाय से शुरुआत करते हैं। तो देव राय प्रथम है तो प्रथम टी लगा रहेगा, निकोलो कॉन्टी। लेकिन जब देव राय द्वितीय की बात करेंगे तो देव राय द्वितीय का मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ कि देव राय द्वितीय के समय में ज़्यादा मुस्लिम को इसने सेना भर्ती किया था हिंदू होकर के, इसलिए इसके समय मुस्लिमें आ जाएगा, अब्दुल रज्जाक घूमने आ जाएगा, फारसी यात्री। याद रखेंगे दोनों बढ़िया से। आगे चलते हैं। कृष्णदेव राय, तो संगम वंश, सुलुभ वंश, तीसरा बंद है संगम सुलुभ तुलुभ अराबिडू, संगम सुलुभ तुलुभ अराबिडू वंश, ठीक है। अब हम जानेंगे तुलुभ वंश का महान शासक कृष्णदेव राय थे, 1509 से 1526, ठीक है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। ये हिंदू धर्म का संरक्षक था और वैष्णव धर्म भी मानता था, वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। पुर्तगाल का यात्री डोमिंगो पायस किसके दरबार में आए थे, कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे डोमिंगो पायस, ठीक है। उसके बाद जानते हैं कि पुर्तगाल का ही एक यात्री था बारबोसा, वो भी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध अमुक्त माल्याद, तेलुगु में अमुक्त माल्याद, याद रखिए तेलुगु में अमुक्त माल्याद, और संस्कृत में जामवती कल्याणम नामक नाटक का रचना किया। उसके दरबार में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब देखिए तेनाली रामकृष्ण अल्लाह सानी पेडाना उनके दरबार में रहता था, जिसे तेलुगु कविता का पितामह कहते हैं। अल्लाह सानी पेडाना को तेलुगु का क्या कहते हैं, माँ पितामह कहते हैं। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज का उपाधि लिया था, आंध्र पितामह का उपाधि लिया था, अभिनव भोज का उपाधि लिया था। पुर्तगाली यात्री बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा पे आया था। आप देखते हैं अच्युत देव राय 1529 से 1542 राम राय की दोस्ती दुश्मनी नीति से तंग आकर के बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा तथा बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसके परिणाम तालीकोटा का युद्ध हुआ। देखिए राम राय जो शासक था उसके दोस्ती दुश्मनी के नीति से तंग आकर के बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाया, जिसका परिणाम तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध याद रखिए बहुत भी आई है, 23 जनवरी 1565 को हुआ। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी नामक गाँव में युद्ध हुआ था, ठीक है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध बोलते हैं, जिसके नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया था। इसका नेतृत्व कौन किया था, अली आदिल शाह। तालीकोटा युद्ध का ही अन्य बन्नीहट्टी का युद्ध भी बोलते हैं, राक्षसी तंगड़ी भी बोलते हैं। आर सेवेल तालीकोटा युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन देखा था इस युद्ध को, आर सेवेल, और इस युद्ध का वर्णन अपनी पुस्तक अ फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। अब हम बहमनी साम्राज्य चलते हैं। बहमन शाह ने गुलमर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहसानाबाद रख दिया। बहमन शाह ने गुलमर्गा को अपनी राजधानी बनाया और बहमनी साम्राज्य का नींव डाला और उसका नाम क्या रख दिया, अहसानाबाद। हिंदुओं से जजिया लेने पर रोक लगा दिया था कौन, बहमन शाह, ठीक है। 1358 में बहमन शाह की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कहाँ है, बीदर में है। कहाँ है मकबरा, बीदर में है। अब आते हैं सूफी मूवमेंट, देखते हैं सूफी मूवमेंट देखिए सूफी में क्या है, चिश्ती सिलसिला, इसको ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में शुरू किए थे और कहाँ स्थापना था, अजमेर में। तो चिश्ती सिलसिले तो क्या कहिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में अजमेर में। सुहरावर्दी जो था ना, उसका संस्थापक था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सुहरावर्दी का कौन था, शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो मुल्तान में अपना शाखा बनाया था। फिर था फिरदौसी था, जो सुहरावर्दी से प्रभावित था। फिरदौसी का था शेख बहरुद्दीन समरकंदी, ये बिहार में था फिरदौसी सिलसिला। सतारी सिलसिला था शाह अब्दुल्ला सतारी, शाह नियामतुल्लाह और नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी, जो जौनपुर में था। और नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह था, जो उक्ष में था। नक्शबंदी भारत में इसका क्रम है, पहले सुहरावर्दी, पहले चिश्ती आया, पहले भारत में चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, चिश्ती के बाद पहले चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, फिर फिरदौसी,
चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, फिर सतारी, फिर कादरी, फिर नक्शबंदी। फिर से बोलिए, चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, सतारी, कादरी, नक्शबंदी, ये पूरा सिलसिला है। अब आ गए हम मुग़ल काल में, आ गए मुग़ल काल। देखिए, तो मुग़ल काल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ पहले। मुग़ल काल, देखिए मुग़ल काल जो है, मुग़ल काल के बारे में कहानी ये है कि मुग़ल काल में बाबर जो था, ठीक है, बाबर से मुग़ल काल की शुरुआत होती है, ठीक है। और बाबर का कहानी कुछ ऐसा है कि बाबर जो है, मुग़ल वंश भी बोलते हैं, तैमूरी वंश भी बोलते हैं। तो इसके पीछे की कहानी जो है बाबर का, कि बाबर जो है, ठीक है, बाबर को तैमूर राजवंश क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबर पिता की तरफ से उमर शेख मिर्ज़ा यानी तैमूर लंग के पीढ़ी का था। तैमूर लंग जो आक्रमणकारी था उसके ख़ानदान का था, इसलिए उसको तैमूरी वंश कहते हैं। और माता के तरफ से कुतुलुग निसार जो उनकी माँ थी, तो कुतुलुग निसार जो माँ थी, उधर से मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के पीढ़ी से आता था, ठीक है। तो माता के तरफ से ये चंगेज खां के पीढ़ी का था, ठीक है। और पिता के तरफ से क्या था? पिता की तरफ से क्या बोलते हैं इसको? तैमूरी बोलते हैं, क्योंकि पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था। तो अब हम जानते हैं इंडो इस्लामिक संस्कृति का काल। भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था और वास्तविक संस्थापक अकबर को माना जाता है। सर्वाधिक समय तक शासन अकबर ने किया, सबसे कम समय तक शासन रफ़ी-उद-दरजात ने किया था। रफ़ी-उद-दरजात जो किया था, मात्र कितना दिन शासन किया था? 3 महीना 7 दिन किया था शासन। बाबर के बारे में जानते हैं। 1494 में ट्रांस ऑक्सियाना की छोटी सी रियासत फरगना का बाबर उत्तराधिकारी बना, ठीक है। फरगना का उत्तराधिकारी कौन बना? बाबर बना। ट्रांस ऑक्सियाना का छोटा सा रियासत था फरगना, तो फरगना का कौन बना? और फरगना कहाँ पड़ता है बताइए? फरगना पड़ता है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पड़ता है फरगना? तो उज्बेकिस्तान, यानी इसका पीढ़ी उज्बेकिस्तान से कनेक्शन जुड़ा हुआ इसका है, ठीक है। बाबर ने अपने पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। जो बाबर के पिता जो उमर शेख मिर्ज़ा थे, वो क्या थे? वो चगताई तुर्क थे। इसने पहली बार बारूद यानी तोपखाने का प्रयोग किया था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने उस्मानी विधि तथा तुगलकमा विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि और तुगलकमा विधि का प्रयोग कौन किया था? बाबर किया था, ठीक है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और दिल्ली तथा आगरा तक का प्रदेश बाबर के अधीन हो गया था। दिल्ली और आगरा का प्रदेश किसके अधीन हो गया था? बाबर के अधीन हो गया था। दिल्ली तथा आगरा तक का प्रदेश हो गया था, बाबर के अधीन हो गया था। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर का उपाधि धारण किया था। बाबर इतना उदार था, दान दक्षिणा इतना करता था, उसको क्या कहा जाता था? बाबर को कलंदर कहा गया, कलंदर, ठीक है। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने दिल्ली में मुग़ल वंश के संस्थापक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। 27 अप्रैल 1526 को। दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब बाबर का मकबरा काबुल में है। काबुल पड़ता है कहाँ पे? अफगानिस्तान में, आप जानते हैं। अब हम पहला युद्ध हो गया पानीपत का, फर्स्ट युद्ध 1526 में। अब 1527 में हम जानते हैं, 1527 में खानवा का युद्ध जानते हैं। तो खानवा युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है कि आप अपने लिए, अपने धर्म के लिए जान दे दो, भले आपकी एज 10-12 है, बहुत कम संख्या में जिहादी बना देना। वो जिहाद आज जो देखते हैं बम मान करके कूद जाता है, वो कॉन्सेप्ट बाबर का दिया हुआ है। तो बाबर, खानवा युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद का नारा दिया। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा का लड़ाई हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा हार गया। इस युद्ध में सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने छत्र धारण किया। युद्ध में विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया। गाजी मतलब होता है हिंदुओं का नाश करने वाला, ठीक है। तो गाजी का उपाधि धारण किया। तो जानिए पानीपत का युद्ध 1526 में जीता, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब जानते हैं चंदेरी का युद्ध। तो ये हुआ था 1528 में, 29 जनवरी के दिन। खानवा के बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूत सरदार मेदिनी राय को पराजित करके चंदेरी पर अधिकार कर लिया। मेदिनी राय से लड़ा था। बाबर की आत्मकथा तुजुके बाबरी में का विश्व साहित्य के शास्त्रीय ग्रंथों में स्थान है। बाबरनामा तुर्की भाषा में है और फारसी भाषा में उसका अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने किया है। तो बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है, वो तुर्की भाषा में है तुजुके बाबरी नाम से, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद, क्योंकि मुग़ल दरबार का आधिकारिक भाषा क्या था? फारसी था। तो फारसी में इसका अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खानखाना किया।
फिर घाघरा का युद्ध, इसका लास्ट युद्ध, उसके बाद ये मर जाता है। घाघरा का युद्ध खासियत कि जल थल दोनों पे युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर व बिहार के अफगान सरदार महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यह युद्ध मध्यकाल का प्रथम युद्ध था, तो जल थल दोनों पे लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। तो इसने देखिए 4 युद्ध लड़ा, पान खो चल घड़, पान खो चल घड़। 1526 में पान खाया, पानीपत का लड़ा। 1527 में खानवा का, 1528 में चल यानी चंदेरी का, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा। चारों का चारों क्लियर हो गया। अब हम हुमायूं के बारे में जानते हैं। सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं मर गया, पहले ही लिखा गया है। हुमायूं 1530 में 23 वर्ष की आयु में आगरा की गद्दी पर बैठा। 1539 में चौसा का लड़ाई इसका हुआ, हुमायूं का लड़ाई चौसा का हुआ, शेर खां से लड़ाई हुआ, और चौसा की लड़ाई में शेर खां ने इसको पराजित किया और खुद शेर शाह का उपाधि ले लिया 1539 में। ठीक है। और 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ और इसको पूरी तरह से दिल्ली खाली करना पड़ा हार करके शेर शाह से। 1555 में सूर साम्राज्य के पतन के बाद दिल्ली पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गया। दोबारा जो है 1540 के बाद यानी 15 साल भटक करके फिर दोबारा दिल्ली आया। हुमायूं सप्ताह में 7 दिन 7 अलग अलग रंग का कपड़ा पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा बनवाया गया है, जो अकबर की सौतेली माँ थी। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहते हैं। ठीक है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में कौन बनवाया? हाजी बेगम। ताजमहल का पूर्वगामी कहते हैं। 4 बाग शैली में ये बना हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हुआ। अब देखते हैं अकबर के बारे में। 1556 से 1605 बहुत लंबे समय तक शासन किया। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में अकबर का ताजपोश हुआ। 13 वर्ष और 4 महीने का था ये। बैरम खां को खाने खाना का उपाधि दिया तथा राज्य का वकील बनाया। बैरम खान को खाने खाना का उपाधि दिया इसने और राज्य का वकील बनाया। 5 नवंबर 1556 उनको हेमू, दिल्ली का जो अंतिम हिंदू शासक उसका नाम था हेमू, उसके नेतृत्व में मुगलों के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में, जिसमें हेमू पराजित हुआ और मारा गया। 1574 और 76 में अकबर ने बिहार और बंगाल का मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यानी 1574 से 76 के बीच में अकबर ने बिहार और बंगाल को मिला लिया, मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करके 4 संधि प्रस्ताव भेजा था। जलाल खां के द्वारा 1572 में, मान सिंह के द्वारा 73 में, भगवान दास के द्वारा 73 में, टोडरमल के द्वारा 73 में भेजा, लेकिन असफल रहा। हल्दी घाटी का युद्ध तब हुआ, उसका आंखों देखा वर्णन बदायूनी ने किया है। हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को होता है, उसका आंखों देखा वर्णन किसने किया है? बदायूनी ने किया है। इसमें मुगल सेना और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप की लड़ाई हुई। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत फेमस है और इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का मैराथन कहा और दिवेर युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। 1601 में असीरगढ़ का किले को विजित किया गया अकबर के द्वारा। अकबर का अंतिम अभियान कौन था? असीरगढ़ का अभियान। असीरगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। 1605 में अतिसार रोग से अकबर की मृत्यु हो गई। दस्त हो गया था उल्टी से। अकबर का मकबरा आगरा के समीप सिकंदरा में है। अकबर ने 1570 में नागौर दरवाज़ा का आयोजन किया। नागौर दरवाज़ा 1582 में इबादत खाना को बंद कर दिया गया। ठीक है, इसने इबादत खाना बनाया था, इसको बंद कर दिया गया 1582 में, जो फतेहपुर सिकरी में है इबादत खाना। बदायूनी अकबर का घोर आलोचक था। 1582 में अकबर ने विभिन्न धर्मों का सार के संग्रह में दीन-ए इलाही बनाया था। विभिन्न धर्मों का सार क्या बनाया था? दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। विंसेंट स्मिथ के अनुसार दीन-ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं है। कौन बोलते हैं? विंसेंट स्मिथ बोलते हैं। ठीक है। अबुल फजल के अनुसार 1564 तक गैर मुसलमानों से वसूल किए जाने वाले जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया था। 1571 में फतेहपुर सिकरी बना करके राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी ले गया अकबर। ठीक है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के साथ अकबर के गहरे संबंध थे। कहा जाता है इसी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, जो बाद में जहांगीर के नाम से शासन करता है। रॉल्फ फिंच अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। टोडरमल राजस्व मामलों का विशेषज्ञ था, उसने जब्ती प्रथा शुरू किया था। तो जजिया कर अकबर ने क्या किया था? ख़त्म कर दिया था। इसको रीस्टार्ट कौन किया था? औरंगजेब। तो अकबर का देख लीजिए, फतेहपुर सिकरी बनाया। ठीक है,
उसने विजय दरवाज़ा बनाया था गुजरात विजय के नेतृत्व के लिए, बुलंद दरवाज़ा। सलीम चिश्ती का दरगाह बनाया, क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसके बेटे सलीम का जन्म हुआ था, बाद में जहांगीर बना। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के थीम पर पंचमहल बनवाने का काम किया। अकबर के नवरत्न में बीरबल था, अबुल फजल था, फैजी था, टोडरमल था, भगवान दास था, तानसेन था, मानसिंह, अब्दुल रहीम खाना था। ये 9 है, नवरत्न है, याद रखिएगा। ठीक है। जिसमें खाना को मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। महेश दास नामक ब्राह्मण को अकबर ने बीरबल की पदवी दिया था। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु 16 बरस और 14 बरस रखा था, यानी लड़की शादी करेगी 14 बरस में, लड़का करेगा 16 बरस में। अकबर के समय की प्रमुख घटना, 1563 में तीर्थ यात्रा कर हटा दिया 1563 में, 1564 में जजिया कर हटाया, 1569 से 70 में फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया, 1575 में मनसबदारी प्रथा शुरू किया, 1575 में ही फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दिया, जहाँ बाद में अमृतसर बना। 1577-78 में सिजदा और पावोस प्रथा का शुरू जो है बलबन किया था। बलबन के थीम पर इसने भी क्या किया, सिजदा और पावोस प्रथा का शुरुआत किया। 1578 में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबा में बांट दिया। 1580 में टोडरमल द्वारा दहसाला प्रणाली शुरू हुआ। 1582 में दीन इलाही, 1583 में इलाही संबत नाम का नया कैलेंडर जारी किया गया। अब आते हैं सलीम के बारे में, जहांगीर के बारे में। 1605 से 1627 इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर जहांगीर सलीम को शेखो बावा कह के पुकारता था। क्या कहता था सलीम को अकबर? शेखो बावा। जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा के किले में 1605 में हुआ। देश के सामान्य कल्याण तथा उत्तम प्रशासन के लिए 12 आदेशों के प्रवर्तन के साथ उसके शासन का शुभारंभ हुआ। इसे आईने जहांगीरी कहते हैं। 1613 से 1614 में शाहजादा खुर्रम के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान में सफल रहा और मेवाड़ के राजा ने 1615 में मुगलों से संधि कर लिया। तो खुर्रम जो था अकबर का बड़ा बेटा था, लेकिन उसको शासक नहीं बनाया। ठीक है, नहीं, जहांगीर जो है इसका बेटा जो था वो खुर्रम था, जो बाद में किस नाम से शासक बनता है? शाहजहाँ के नाम से। ठीक है। इसके शासनकाल में न्याय की जंजीर बनाया गया, एक सोने का जंजीर बनाया गया जहांगीर के समय में, जो आगरा के शाहबुर्ज में तथा यमुना के तट पर एक पत्थर के खंभे के बीच लगाया गया था। तो देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर ने नूरजहाँ से शादी किया। फिर जहांगीर का बेटा खुर्रम, जो खुर्रम शाहजहाँ के नाम से फेमस हुआ। खुर्रम का बेटा औरंगजेब, जो दारा सिकोह कहलाया। ये पूरा कहानी है। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के समय हेक्टर नामक जहाज़ से भारत आया। ठीक है। 1611 में मिर्ज़ा गयास बेग की पुत्री मेहरुनिसा के साथ जहांगीर का विवाह हुआ। मिर्ज़ा गयास की पुत्री मेहरुनिसा के साथ विवाह हुआ। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में बना हुआ है। सम्राट ने इसे नूर महल का उपाधि दिया, जिसे बाद में बदल करके नूर जहाँ दिया गया। 1613 में बादशाह बेगम की उपाधि इनको दिया गया। तो देखिए, इतना इनके प्यार में खो गया, मेहरुनिसा के प्यार में जहांगीर, कि नूर महल का उपाधि दिया, कि मतलब पूरे महल का रोशनी आप है। फिर नूर जहाँ कहा, फिर बाद में बादशाह बेगम का उपाधि भी दिया। नूर जहाँ गुट में एतमादुद्दौला जो है वो शामिल होता था। नूर जहाँ के गुट में कौन था? एतमादुद्दौला। असमत बेग नूर जहाँ की माँ, जिसका पिता जो था वो एतमादुद्दौला था, माई था असमत बेगम जो नूर जहाँ की माँ थी, और आसफ खां उसका क्या था? भाई था। शहजादा खुर्रम शामिल था। सर टॉमस रो को जहांगीर के समय 1615 में, सर टॉमस रो जहांगीर के समय में 1615 में भारत आया था। ठीक है। हॉकिंस भी जहांगीर के समय आया था। अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहाँ का उपाधि प्रदान किया और इसने अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर को पराजित किया। तो ये खुर्रम बाद में शाहजहाँ के नाम से शासन करेगा। जहांगीर ने बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फरजंद का उपाधि दिया, यानी दत्तक पुत्र। जहांगीर के समय में ही पुर्तगाली लोग भारत में खैनी लाए थे। जहांगीर का मकबरा रावी नदी के किनारे शाहदरा लाहौर में है। जहांगीर के काल में भारत में तंबाकू की खेती शुरू हुआ। नूरजहाँ में आगरा में अपने पति एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाई थी। नूरजहाँ
ने आगरा में अपने पिता, पति बोल दिए, पिता, इसका पति तो जहांगीर होगा ना, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया, जहां पित्रा ड्यूरा शैली का प्रथम मकबरा था। ये पित्रा ड्यूरा शैली में बना हुआ प्रथम मकबरा था। नूरजहां की मां अस्मत बेगम इत्र का आविष्कार की थी। इत्र जो आप सेंट मारते हैं, इसका आविष्कार वही की थी। अब शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं। तो शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। ठीक है। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्कन आया था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। उसकी माता जगत गोसाई जोधाबाई मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से विवाह किया, जिसे बाद में मुमताज़ का उपाधि दिया गया और ताजमहल इसी की याद में बनाया गया। शाहजहां ने इलाही संबत के स्थान पर वापस हिजरी संबत का शुरुआत किया। इलाही संबत के जगह क्या शुरू किया इसने? हिजरी संबत शुरू किया। शाहजहां ने सिंहासन तख्त-ए-ताउस का शिल्पकार, इसने बैठने के लिए एक सिंहासन बनवाया था, इसको तख्त-ए-ताउस कहा जाता था, जिसका शिल्पकार बेबादल खां था। क्या था? बेबादल खां। इसके समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। धर्मत यानी उज्जैन, धर्मत उज्जैन में पड़ता है कि मैदान में 25 अप्रैल धर्मत यानी उज्जैन के मैदान में क्या हो रहा है? ये धर्मत यानी उज्जैन के मैदान में 25 अप्रैल 1658 को मुराद और औरंगजेब के संयुक्त सेना का मुकाबला दारा सिकोह की सेना से हुआ, जिसका नेतृत्व जसवंत सिंह और कासिम खां कर रहे थे। मध्य हुआ युद्ध का परिणाम औरंगजेब के पक्ष में रहा। औरंगजेब ने शाहजहां को 1658 में आगरा के किले में कैद कर लिया, अपने पिता को, और शाहजहां के शासनकाल में यूरोपीय यात्री फ्रांसिस बर्नियर भारत आया था। शाहजहां के सिंहासन तख्त-ए-ताउस में विश्व का सर्वाधिक महंगा हीरा कोहिनूर लगा हुआ था। इसको मयूर सिंहासन कहते हैं। तो औरंगजेब अपने पिता को बंदी बना लिया। ठीक है। और औरंगजेब अपने पिता को, शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने पिता को। अब औरंगजेब के बारे में जान लेते हैं। औरंगजेब 1658 से 1707 आगरा पर अधिकार के पश्चात 1658 में उसने आलमगीर का उपाधि लिया। वीरता व साहस के लिए शाहजहां ने औरंगजेब को बहादुर की उपाधि भी दी थी। औरंगजेब को कुरान कंठस्थ होने के कारण हाफिज भी कहा जाता था। 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। औरंगजेब के इस्लामिक कट्टरता के कारण जिंदा पीर कहा जाता है। सादगी से भरे जीवन के लिए शाही दरवेश कहा जाता है। तो सारा चीज़ याद रखना है। आलमगीर का उपाधि लिया, सादगी से जीवन जीता था तो शाही दरवेश बन गया, हिंदुओं पर जजिया कर शुरू किया। ठीक है। औरंगजेब इस्लामिक कट्टर था, इसलिए जिंदा पीर कहलाया। 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में शामिल किया। तत्कालीन शासक सिकंदर आदिल शाह था वहाँ का। 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को क्या किया था? प्राण दंड दे देने का काम किया था। औरंगजेब देखिए बीबी का मकबरा बनवाया हुआ है। औरंगजेब औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। ताजमहल की भूरी नकल इसको बोलते हैं, बीबी के मकबरा को। इसकी पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा। मुग़ल प्रशासन का मॉडल जो है उसका जनक अकबर था। आईने अकबरी अबुल फजल के अनुसार बादशाह वही करता था जो ईश्वर का प्रतिनिधित्व तथा पृथ्वी पर ईश्वर का दूत होता था। मुग़ल प्रशासन में बादशाह की सहायता देने हेतु एक मंत्री परिषद होता था, जिसे विजारत कहते थे। बादशाह ने 1507 में मिर्जा की उपाधि धारण का त्याग करके बादशाह की उपाधि धारण किया। उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान था कौन? बाबर था। 1579 में अकबर ने मजहर का घोषणा किया। इस मजहर का अर्थ था अगर किसी धार्मिक विषय पर कोई वाद विवाद की स्थिति प्रकट होता है तो इसमें बादशाह अकबर का फैसला सर्वोपरि होगा और यह फैसला सबको स्वीकारना होगा। ये मजहर है। मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय सूबा। बाबर और हुमायूं के शासन की प्रांतीय व्यवस्था विकसित नहीं हो पाया था। मुगल कालीन प्रांतीय प्रशासन के विकास का श्रेय अकबर को जाता है, जिसने 1580 में मुगल साम्राज्य के सूबे में विभाजित किया। सूबे के प्रमुख अधिकारी को सूबेदार कहते थे और सूबाई दीवान कहते थे। दीवाने कुल अकबर के वकील प्रधानमंत्री शक्तियों को कम करने हेतु 1565 में इस पद का सृजन किया था। दीवाने कुल पद का सृजन अकबर ने वकील यानी प्रधानमंत्री की शक्ति को कम करने के लिए 1565 में किया था। इस पद का सृजन किया तथा इसके निम्न कार्य थे। राजस्व व वित्त मामलों का प्रमुख होता था दीवाने कुल। राजस्व नीति का निर्माण करता था। सूबाई दीवान की नियुक्ति बादशाह द्वारा दीवाने कुल की सलाह से किया जाता था।
मुस्तौफी, इसका प्रमुख कार्य लेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल का काम करता था मुस्तौफी। मीर बख्शी होता था, ये सैन्य प्रमुख होता था। मीर बख्शी क्या होता था? सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। मीर बख्शी सेनापति नहीं होता था, क्योंकि सर्वोच्च सेनापति बादशाह स्वयं होता था। ठीक है। मीर ए समा क्या होता था? मीर ए समा, तो इस पद का सृजन अकबर द्वारा किया गया। औरंगजेब के काल में इसे खाने सामा कहा गया। अकबर के काल में मीर ए समा दीवान के अधीन कार्य करता था, परंतु जहांगीर ने इसे स्वतंत्र मंत्री का दर्जा दिया था। घरेलू मामलों में प्रधान होता था। बादशाह तथा महल की दैनिक आवश्यकताओं का देखभाल ये करता था। अब हम बात करते हैं सद्र उस सुदूर, धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, जो बादशाह को सलाह देता था। मुगल कालीन अधिकारी होता था। मीर आतिश यानी मीर आतिश, शाही तोपखाने का प्रमुख। मीर बर होता था, जो वन विभाग देखता था। मीर बहर होता था, जल सेना का प्रमुख और शाही सेना का देखरेख करता था। मीर तोजाक होता था, धार्मिक मामला। हरकारा होता था, संदेशवाहक व गुप्तचर का काम करता था हरकारा। प्रांतीय प्रशासन अकबर के समय। मनसबदारी प्रथा अकबर की देन है। मनसब दरअसल फारसी भाषा का शब्द, इसका मतलब होता है ओहदा या दर्जा। यह प्रथा दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इसकी सबसे छोटी इकाई 10 थी और सबसे बड़ी 10,000 थी। मनसबदारी प्रथा का आरंभ अकबर ने 1575 में किया था। मीर अदल, इसका नियुक्ति सर्वप्रथम अकबर किया था। यह दान मीर अदल क्या करता था? यह दान, अनुदान और उत्तराधिकारी के मामलों को देखता था। राजस्व सरकार मतलब जिला होता था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था। बाबर के सिक्के। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया और कंधार में बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाया। बाबर ने काबुल में शाहरुख नाम का चांदी का सिक्का चलाया और कंधार में बाबरी नामक चांदी का सिक्का चलाने का काम किया। शेर शाह सूरी ने 180 ग्रेन यानी 14 ग्राम का शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। शेर शाह सूरी ने तांबा का सिक्का चलाया, इसे पैसा कहा गया। और जो पैसा करते हैं वो पैसा किसका चलाया हुआ? शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी द्वारा प्रचलित रुपया आधुनिक भारत की मुद्रा का आधार माना जाता है। अकबर के सिक्के। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने का श्रेय अकबर को जाता है। अकबर ने 1577 में दिल्ली में एक टकसाल बनाया था तथा इसका अध्यक्षता ख्वाजा अब्दुल समद को नियुक्त किया था। किसको अध्यक्ष बनाया था? ख्वाजा अब्दुल समद को। इलाही, यह सोने का गोल सिक्का होता जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था। संसब, यह अकबर द्वारा प्रजित किया गया सिक्कों में से सबसे बड़ा सिक्का था। इसका उपयोग बड़े लेन देन में किया जाता था। इस सिक्के का मूल्य 101 तौल के बराबर होता था संसब का मूल्य। चांदी के सिक्के। जलाली सिक्का, ये चांदी का चौकोर सिक्का चलाया था कौन? अकबर चलाया था जलाली सिक्का। तांबे के सिक्के को दाम कहते थे। यह सिक्का रुपये के 40 भाग के बराबर होता था। अकबर एकमात्र ऐसा शासक था जिसने सूर्य व चंद्रमा के श्लोक भी अपने सिक्कों पर उपलब्ध करवा दिया था। अकबर के सिक्कों पर अल्लाहो अकबर व ज़िले जलालू लिखा होता था। क्या होता था? अकबर के सिक्कों पर लिखा हुआ अल्लाहो अकबर व ज़िले जलालू लिखा हुआ होता था। जहांगीर का सिक्का। निसार, चांदी का सिक्का जो रुपया का चौथा भाग होता था। खैर काबुल, यह सोने का सिक्का होता था खैर काबुल। निसार होता था चांदी का, खैर काबुल सोने का सिक्का होता था। सोने के सिक्के। जहांगीर के काल का सोना का सबसे बड़ा सिक्का नूरशाही होता था जिसका मूल्य 100 तोल के बराबर होता था। जहांगीर मुगल काल का प्रथम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर स्वयं की तस्वीर अंकित करवाया था। जहांगीर ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने चांदी के सिक्कों पर 12 राशियों का अंकन करवाया था। शाहजहां ने रुपया व दाम के मध्य आना नामक एक नवीन सिक्का चलाया। आना सिक्का कौन चलाया? आना सिक्का शाहजहां। औरंगजेब जीतल का प्रयोग, जीतल तांबा का होता था, का प्रयोग केवल हिसाब किताब में करता था। इसे फुलुस या पैसा भी कहते थे, फुलुस या पैसा। ठीक है। इसने दीवान नियुक्त करने का काम किया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। शाहजहां के काल में भू राजस्व एकत्रित करने हेतु ठेकेदारी प्रथा शुरू किया गया था, जिसे इजारा प्रणाली कहते थे। इजारा प्रणाली। शाहजहां के काल में ही राज्य के 70% भूमि जागीर के रूप में जागीरदारों को दे दी गई। शाहजहां के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने दक्षिण में टोडरमल की भांति राजस्व व्यवस्था लागू किया था। इसे दक्कन का टोडरमल कहा जाता है। आय के स्रोत। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ज़कात मुसलमानों से वसूला जाने वाला कुल आय का 2.5% था। खुम्स, लूट की, युद्ध में जो लूट में अर्जित किया गया
धन लूट के माल का 20% राजा 80% लूटने वाले सैनिक टुकड़ी को दिया जाता तो उसको खुम्स कहते थे। नजराना, बादशाह को दी जाने वाली नगद भेंट को क्या कहते थे? नजराना। प्रमुख मुगल कालीन जो है, अब हम देखते हैं। प्रथम मुगल कालीन इमारत, ताजमहल कौन बनवाया? तो उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी बनवाया। दिल्ली का लाल किला कौन बनवाया? हमीद और अहमद लाहौरी बनवाया। फतेहपुर सीकरी बहाउद्दीन बनवाया। बहाउद्दीन मतलब बनाया था, इसका वास्तुकार था, बनवाया नहीं, राजा अलग है, लेकिन बनवाया कौन? फतेहपुर सीकरी, ये सब जो है ना वास्तुकार का मैं बोल रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा मिर्ज़ा गयास बनवाया, वास्तुकार था। आगरा का किला का वास्तुकार कौन था? कासिम खां था। और हमने इसको जो है क्या किया? कंप्लीट कर दिया। आप बताइए आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कम समय में हमने बेहतर कोशिश किया, आप हमारे प्रयास को सराहेंगे, हमें पूरी उम्मीद है।